साल 1870 में अफ्रीका का केवल 10% हिस्सा ही था जिस पर यूरोप का कब्जा था, लेकिन 1914 तक कुछ ऐसा हुआ कि 90% यूरोप ने कब्जा कर लिया था अफ्रीका पर। इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़ दें तो पूरा यूरोप अफ्रीका को अपना गुलाम बना चुका था। इस काम में यूरोप के देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ अमेरिका शामिल थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट को एक टेबल पर कुछ देशों ने मिलकर आपस में बांट लिया। इस बंदर बांट में किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे हुआ सबसे ज्यादा नुकसान, इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 19वीं सेंचुरी से पहले तक दोस्तों यूरोप के लोग अफ्रीका को अंध महाद्वीप बुलाते थे। यूरोप के इतने नजदीक होने के बाद भी दोनों देशों के बीच में कांटेक्ट ना के बराबर था। मतलब आप ऐसे समझिए कि 18वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, उसके बारे में अफ्रीका के लोगों को रेत में नमक जितना ही पता था। वहीं अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यूरोप के लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। यहां तक कि जहां एक तरफ यूरोप एशिया से वेल कनेक्टेड था, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए ही वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था और ट्रेड रिलेशंस को डेवलप किया था। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका को लेकर ट्रेडर्स भी बस यहां से गुलाम पकड़कर अमेरिका के किसानों को बेचते थे। टिम्बर और सोने का जो ट्रेड होता था वो भी कोस्टल एरिया से होता था और यूरोप के लोग कभी भी अफ्रीका के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि मलेरिया जैसी बीमारियों से वहां कई मौतें होती थी। इसी बीच दोस्तों दुनिया में भी काफी कुछ बदल रहा था। एक तरफ अमेरिका ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था साल 1776 में। साउथ अमेरिका में भी स्पेनिश कॉलोनी खत्म होने की कगार पर थी। खुद यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मनी और इटली के एकीकरण ने यूरोप को बदल कर रख दिया था। यहाँ की पॉलिटिक्स बदल गई थी। इसी वजह से अफ्रीका पर सबकी नजर गई। दोस्तों सबसे पहले नेपोलियन ने अफ्रीका की इंपॉर्टेंस को समझा था। उसने अंग्रेजों को हराने के चक्कर में इजिप्ट पर हमला किया। उसका प्लान था कि वो इजिप्ट और सीरिया से होते हुए जो रास्ता जाता है उस पर कब्जा करके इंग्लैंड के ट्रेड को बर्बाद कर दे। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में काफी टाइम तक लड़ाई चली इजिप्ट को लेके। फिर 1870 के दशक तक 10% हिस्से पर यूरोपियंस ने इस जगह को कब्जा भी कर लिया, लेकिन अभी भी उनके ज्यादातर क्षेत्र जो थे वो कोस्ट लाइन एरिया पर ही थे। इसमें सबसे बड़े एरिया थे अंगोला, मोजाम्बिक जिस पर पुर्तगाल का कब्जा था, केप कॉलोनी पर यूनाइटेड किंगडम का कब्जा था और अल्जीरिया पर कब्जा था फ्रांस का। लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने अफ्रीका के अंदर भी घुसना शुरू किया और फिर 1914 तक अफ्रीका के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस हिस्से में सिर्फ लाइबेरिया और इथियोपिया ही बचे रह गए थे। लेकिन दोस्तों सवाल आता है कि इतनी तेजी से ये कब्जा किया क्यों गया? ये वो टाइम था जब यूरोप के बाकी देश जैसे कि स्पेन और फ्रांस भी चाहते थे कि नए नए देशों को गुलाम बनाएं। ऐसे में अफ्रीका की तरफ सबका ध्यान गया। वो अफ्रीका को अपने बाजार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। ऊपर से अफ्रीका में हीरे और नेचुरल रिसोर्सेज की कई खानें थी, जिसका पता चलते ही अफ्रीका के हर हिस्से को यूरोपियन देश अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन सिर्फ ये देश नहीं थे दोस्तों, बल्कि कई ऐसे ग्रुप्स भी थे जो चाहते थे कि इस कॉन्टिनेंट पर उनका अधिकार हो जाए। जैसे कि यूरोप के मिशनरियों के लिए अफ्रीका वो जगह थी जहां पर ईसाई धर्म फैलाकर वो उस जगह को सभ्य बनाने का काम कर सकते थे। इसलिए यूरोप के हर एक देश ने अफ्रीका के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस कब्जे की होड़ से फिर से दोस्तों यूरोप के देशों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि यूरोप के देशों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। इस टेंशन के माहौल में साल 1876 में बेल्जियम के राजा ने एक पहल की। बेल्जियम के राजा थे लियोपोल्ड द्वितीय। उन्होंने ब्रुसेल्स में यूरोप के देशों की एक सभा बुलाई। एम था कि अफ्रीका को लेकर सभी देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाए। एक अफ्रीकी सम्मेलन वो बनाना चाहते थे जिससे कि सभी देश एक साथ मिलकर अफ्रीका पर रूल करें। लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। जल्दी ही सारे यूरोपियन देश अपनी अपनी पुरानी बातों पर उतर आए और कब्जा करने को लेकर फिर से आपस में लड़ने लगे। असल में सारी लड़ाई अफ्रीका को लूटने की थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने अफ्रीका में घुसने का रीजन जो दुनिया को बताया वो ये था कि वहां लोगों को वो सभ्य बनाना चाहते हैं, जबकि उनका असली मकसद अफ्रीका की लूट था। इसी सिलसिले में साल 1884 में एक और सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन हुआ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए मिलकर यूरोप के सभी देश आपस में पूरे कॉन्टिनेंट को बांट लें, यह इस सम्मेलन में कहा गया। दोस्तों ये सम्मेलन करीब 4 महीने चला, नवंबर 1884 से लेकर फरवरी 1885 तक।
स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी बड़े कॉलोनियल देशों ने इस पे भाग लिया। लेकिन सोच कर देखिए कि इस मीटिंग में अफ्रीका का एक भी आदमी, एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। यानी कि अफ्रीका के लोगों को खबर तक नहीं थी कि 4 महीनों में उनके महाद्वीप को इस तरह से कुछ विदेशी बांटने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि बर्लिन सम्मेलन में जब अफ्रीका का बंटवारा किया जा रहा था, तब अफ्रीका का नक्शा बनाया गया और देशों के बीच में लाइंस खींची गई। ये तक ध्यान नहीं रखा गया कि अफ्रीका के लोगों का कल्चर और यहाँ की ट्राइब्स कैसे रहती हैं, उनका सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट भी किसी के भी ध्यान में नहीं रखा गया। इसको भी अगर हम छोड़ दें सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को, तो ये भी ध्यान में नहीं रखा गया कि लाइन बनाते वक्त कि इस लाइन के बीच में कोई नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोई पहाड़ या नदी भी आ सकती है। लिटरली दोस्तों एक स्केल रखकर सीधी सीधी लाइंस बनाकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया गया। और ये चीज़ अगर आप आज भी अफ्रीका के मैप को देखोगे तो आसानी से आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों बंटवारा तो हो गया था, आइए जानते हैं कि इसमें किसे फायदा हुआ और किसे हुआ था नुकसान। दोस्तों अफ्रीका के बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा मिला फ्रांस को, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? इंग्लैंड को। उसके साम्राज्य में केप ऑफ गुड होप, नेटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज रिवर का क्षेत्र आता था। इसके अलावा रोडेशिया, इजिप्ट, सूडान का कुछ हिस्सा, ब्रिटिश सोमाली लैंड, नाइजीरिया, गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट और सियरा लियोन जैसी जगहें थी। ये सारी जगहें वो थी जो स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट थी ही, साथ ही यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का भी काफ़ी बड़ा भंडार था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने होशियारी के साथ सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सेनेगल, माली, नाइजर, बुर्किना फासो और चाड जैसे देशों पर अपना अधिकार जताया। लेकिन दोस्तों ये जगहें रिसोर्सेस के मामले में रिच नहीं थी। ऊपर से यहाँ पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र भी थे, जिसकी वजह से इन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा सकता था। जबकि अगर आप कहीं रोडवेज या फिर रेलवेज नहीं डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस जगह के रिसोर्सेज को भी आप उतनी स्पीड से या उतने बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। इस तरह जहां ब्रिटेन को अफ्रीका से फायदा हुआ, वहीं फ्रांस को इससे खूब नुकसान हुआ। इसकी एक बड़ी वजह था जर्मनी। असल में दोस्तों हुआ ये कि जर्मनी और इंग्लैंड ने एक साथ मिलकर उन जगहों पर कब्जा जमाया जहां पर काम के रिसोर्सेज मिल सकते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए जर्मनी ने टोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कुछ कॉलोनीज अपनी बनाई। वहीं इंग्लैंड और जर्मनी ने मिलकर फ्रांस का विरोध उन जगहों पर कब्जा करने के लिए किया जहां पर फ्रांस को फायदा हो सकता था, जैसे कि मिस्र या इजिप्ट, जिसे ब्रिटेन ने किसी भी हाल में फ्रांस के हाथ जाने नहीं दिया। ठीक ऐसे ही स्पेन, जिसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, उसने 1908 में जिब्राल्टर आइलैंड के पास के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा किया। अब अगर बात करें इटली की, तो इटली चाहता तो था ट्यूनीशिया पर कब्जा करना, लेकिन फ्रांस के कब्जे के चलते उसने रेड सी के आसपास के हिस्से पर कब्जा किया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ट्रिपोली और उसके आसपास के हिस्सों पर भी इटली ने अपना कब्जा जताया। इस पूरे एरिया को आज के टाइम पे लीबिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुर्तगाल ने अंगोला पर कब्जा किया और आगे चलकर उसने मोजाम्बिक पर भी अपना अधिकार कर लिया। इन सब के बीच दोस्तों अमेरिका ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अफ्रीका में कोई कॉलोनी नहीं बनाई। उसका मकसद कॉलोनी बनाने से ज़्यादा इस कॉन्टिनेंट को एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करने का था। इसलिए उसने किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं किया, बल्कि हर एक देश को असिस्टेंट दिलाई डील करने में, ताकि उन देशों के साथ मिलकर वो अफ्रीका में अपना ट्रेड कर सके। तो दोस्तों इस तरह से एक साल के अंदर पूरा अफ्रीका यूरोपियन देशों के बीच में बांट लिया गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।